Sri George Fernandez, before I call him, at 5:30 we have to take up the 377. And then after, you please be. No, it was decided by the speaker that at 5:30 there are as many as 24 members who have given for 377. Or is it the pleasure of the House to postpone it for tomorrow? Or it can be laid on the table. Is it the pleasure of the House to lay all these 377s on the table? And if so, we will, no? Then we will take it up for tomorrow. It's all right? All right. The House has agreed to take it up tomorrow. Now, Sri George Fernandez. अध्यक्ष, एक बात पर खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के काम पर इस सदन में सबका राय एक है और उनका अभिनंदन यहाँ सभी ने किया है। और एक ही बात से थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि जब पूर्व वक्ता हमारे मित्र चिदम्बरम ने पहले उन 175 वैज्ञानिकों की बात की जिन्होंने हम लोगों ने पोखरण में किए हुए उस कार्य की निंदा की है, क्योंकि पोखरण नहीं होता अगर हमारे वैज्ञानिक नहीं होते। ना पोखरण 1974 वाला किसी राजनीति से जुड़ा था, तब भी वैज्ञानिक उन्हीं लोगों का पूरा श्रेय था। और पोखरण 1998 का 11 मई और 13 मई का भी वही वैज्ञानिकों के काम की, उनके बुद्धि की, उनके काबिलियत की उपलब्धि रही। और हम भी सबसे पहले उन वैज्ञानिकों का, विशेषकर डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर काकोडकर और संतानम और उनके तमाम सहयोगी, उनके सैकड़ों उनके सहयोगी उसमें शामिल रहे। और केवल उनके सहयोगी मात्र नहीं, बल्कि जो टेक्नीशियंस इस काम में, जो इंजीनियर इस काम में लगे और जो सेना के जवान इसमें लगे, हम उन सब का आज के दिन इस सदन में अभिनंदन करना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य आज सुबह यहाँ पर रखा गया, उन्होंने जब अपना वक्तव्य को पेश किया और उसके साथ एक दस्तावेज़ को भी कि कैसे परिस्थिति में इस प्रयोग को वहाँ पर किया गया, ये भी यहाँ सभा पटल पर रखा गया, तो मैंने सोचा था अध्यक्ष कि इस पर कोई विवादास्पद अभी बहस नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बातें बहुत स्पष्ट रखी हैं और किसी भी प्रकार का न दलीय न किसी एक समूह का श्रेय वगैरह लेने का उनके वक्तव्य में या तो सभा पटल पर रखे हुए उस दस्तावेज में कोई बात है। पंडित नेहरू से लेकर उन्होंने आज तक इस पर किए हुए सारे काम की भी चर्चा की, लेकिन बहस में ज़रूर कुछ विवादास्पद मुद्दे तो आना स्वाभाविक था और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए। 1974 में जब स्फोट हुआ था, पोखरण 1 जब हुआ था, तब मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। 1 मई के रात को 2 बजे मेरी गिरफ्तारी हुई थी लखनऊ के
रेलवे स्टेशन पर, और उसी रात को 3 बजे मुझे यहाँ पहुँचा दिया था हवाई जहाज़ में। 18 मई को उस समय वो अणुस्फोट हुआ था और हम सोए नहीं थे उस रात को। हमने एक पर्चा लिखा था रात भर, इसका नाम जो बाद में छपा गया तो उसका नाम था इंडियास बॉम्ब एंड इंदिरास इंडिया। हम अणु हथियारों का मात्र नहीं बल्कि इन सारे हथियारों का विरोधी रहे। हालांकि इमरजेंसी में हमने भी थोड़ा बहुत हरकतें की थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूँ कि विरोध या अपनी अपनी इस मामले में राय कि कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक नहीं होना चाहिए, बम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हथियार बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, इस पर हो सकती है। और वो राय यहाँ पर अगर आ जाती है तो उसमें हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि बार बार ये पूछा गया, बार बार ये टोका गया कि ये कब आपको महसूस हो गया कि कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिससे कोई कदम उठाना ज़रूरी है, और ये अभी क्यों हुआ। ये प्रश्न ठोस रूप में इंद्रजीत जी ने छेड़ा था यहाँ पर कि अभी क्यों हुआ, और शायद ही किसी ने ये बात को किसी न किसी रूप में यहाँ पर नहीं छेड़ी हो कि ऐसे कौन से आपके सामने आज परिस्थितियाँ निर्माण हो गई कि जिसको लेकर ऐसे एक निर्णय पर आपको आना पड़ा। ये भी सबूत यहाँ पर रखा गया, जैसे नटवर सिंह जी ने आज सदन में विदेश मंत्रालय के ओर से दिए हुए 1-2 वक्तव्यों की बातचीत जारी है, अच्छे रिश्ते हैं, कोई इसको इनकार नहीं करता है। बातचीत जारी है, बातचीत जारी रहनी चाहिए, बातचीत चलती भी रही है। अध्यक्ष, मैं सदन का समय अनेक दस्तावेजी सबूतों को यहाँ पर रखकर खराब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ दस्तावेज़ों का उल्लेख मात्र करना चाहूँगा, ताकि आज नहीं तो कल, चूँकि बहस 2 दिन चलने वाली है, तो हमारे माननीय सदस्य और अन्य लोग जिनको इस मामले में दिलचस्पी है वे वो दस्तावेज़ों का थोड़ा सा अध्ययन करें। पहले 3 दस्तावेज जिसको मैं चाहूँगा कि जिसको लोग देखें, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 1994-95, और इसमें वो पूरा रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 नंबर का पन्ना ज़रूर देखें, ये लाइब्रेरी में मिलेगा। दूसरा रिपोर्ट वो देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 95-96, और इसके वो पन्ना देखें 2, 3 और 4। और तीसरा रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 96-97, और इसका पन्ना 2 और 3, 2, 3 माफ़ करिएगा, और 6, 2, 3 और 6। और ये आपको बता देंगे इसको देखने पर कि भारत सरकार के एक नहीं 2 रक्षा मंत्रियों का नाम है। एक तो पीवी नरसिम्हा राव जो 1993 से 96 तक रक्षा मंत्री भी रहे, और दूसरे मुलायम सिंह यादव जो 1 जून 1996 से अभी तक रहे। उनके हस्ताक्षर इस पर नहीं है क्योंकि सरकार का रिपोर्ट है, लेकिन उनके नाम हैं। और नहीं, शरद जी उसके पहले थे, और वो भी रिपोर्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन इतना रिपोर्ट देखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सरकारी रिपोर्ट है,
जिसको सभा पटल पर रखा है, जो लाइब्रेरी में है, जो देश भर दुनिया में हर जगह पर जिसको पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन अगर पहले इसको जरा देखा होता तो बहुत सी बहस शायद कुछ और दिशा पकड़ती। लेकिन वहाँ तक मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं एक और 3 रिपोर्ट को रख रहा हूँ जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस 95-96 10th लोकसभा, अगस्त 95, मार्च 5th रिपोर्ट, मार्च 96 माफ करिएगा, मार्च 96 7th रिपोर्ट और मार्च 96 8th रिपोर्ट। इसके भी मैं, ताकि रिपोर्ट खोजने में समय परेशानी ना हो जाए, इसलिए इस पर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन पन्ना देखा जाए। 16 नंबर का पन्ना 5th रिपोर्ट का, नहीं चेयरमैन थे कमेटी के, मेरे पता नहीं इसमें है लिखा है, नहीं शरद दिगे चेयरमैन थे 95-96 में, और लेकिन अमल दत्ता, हन्नान मोहल्ला, इंद्रजीत गुप्तो ये सदस्य थे। और इस रिपोर्ट का देखा जाए, वैसे पूरा रिपोर्ट पढ़ने लायक है, लेकिन चूंकि मैं कल की ही बहस तक इसको सीमित रख रहा हूँ, इसमें देखा जाए 9 नंबर और 10 नंबर का पन्ना। 9 नंबर का अंतिम पैराग्राफ शुरू होता है और 10 पे समाप्त हो जाता है, ये 7th रिपोर्ट का। और 8th रिपोर्ट का 4 नंबर का पन्ना और 11 नंबर का पन्ना पढ़ा जाए, और कैसे इसी सदन ने, इसी लोकसभा ने अपना स्टैंडिंग कमेटी के जरिए, इस संसद ने अपना स्टैंडिंग कमेटी के जरिए सारे देश को आगाह किया है, संसद को नहीं, क्योंकि संसद आगाह कर रही है देश को कि क्या चुनौतियां हैं, क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। चिदंबरम जी ने अभी स्टार वॉर्स तक हम लोगों को ले गए, वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मिसाइल्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कैसे उड़ेंगे, इस पर उन्होंने ऐसे एक तस्वीर यहाँ पर पेश की। हम चाहेंगे कि आप भी इसको जरा पढ़ लें, क्योंकि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें सब सिफारिशें हैं। अब रहता है सवाल है कि इसी समय क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ कि अभी तक नहीं हुआ था, और इसको गंभीरता से कह रहा हूं, इसको हम गंभीरता से कह रहे हैं। मान लिया कि आप जैसे, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो इसका विरोध में रहे हैं, और मैं इस सदन में 1967 से विरोध में रहा, लेकिन 1996 में जब गुजराल जी देश के विदेश मंत्री थे और देवेगौड़ा साहब देश के प्रधानमंत्री थे, और CTBT का मामला जब यहाँ पर आया था, तब हम खड़े होकर यहाँ पर बोले थे, इसी स्थान पर खड़े होकर, और मैंने कहा था कि जीवन भर में इसका विरोध करता रहा, लेकिन आज हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे देश के भविष्य, हमारे देश की सुरक्षा, और जिस तरह से हमारे देश के ऊपर कुछ ताकतें अपना जो क्लब है उस क्लब के जरिए हावी होना चाहती हैं, तो अब हम इस भूमिका को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं जो अभी तक हमारा परेशान सोच था। बड़ी पीड़ा के साथ हमने वो बातें कही थी, मगर मेरा भाषण को हमने अंत करते हुए महात्मा गांधी का उदाहरण दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि आई शैल रिस्क वायलेंस 1000 times rather than risk the emasculation of a whole race। हमने वो बात यहाँ पर कही थी, और वो बात यहाँ पर कहकर मैंने कहा था कि मैं अब कोई भी ऑप्शन को लेने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए अध्यक्ष जी, सोच अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न रहा है, सोच बदला भी है, और मुझे विश्वास है कि आज जिन लोगों के मन में इन बातों पर तकलीफ है, चंद्रशेखर जी की तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमारी भी वही तकलीफ रही, मगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए
हम उनके बातों की भी इज्जत करता हूं, मैं उनकी बातों की इज्जत करता हूं। हम नहीं कहेंगे किसी को भी, लेकिन हम ये बात को ज़रूर मानेंगे कि हमें कुछ चीज़ें आज के दिन देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, और उसके लिए हम लोगों ने उठाया वह कदम सही है। अब कुछ ठोकम टाकी हमारे बारे में तो हो गई है, होना भी चाहिए। शुरुआत तो गुप्ता इंद्रजीत जी ने की, और उन्होंने मेरा कुछ इतिहास भी बता दिया, लेकिन अनेक मामलों में जैसे वो ठीक बोलते हैं, इस मामले में उनका कुछ याद ठीक नहीं रहा, या इतने गुस्से में वो रहे होंगे हमारे ऊपर कि वो सब कुछ भूल गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तो हम चाइना सोशलिस्ट इंटरनेशनल बेस्ड इन एम्स्टरडैम चाइना बेटर है, और जॉर्ज फर्नांडिस उस सोशलिस्ट इंटरनेशनल का नेता है। अध्यक्ष, मैं सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था 1973 से लेकर 1977 के 1 मई तक, जब जनता पार्टी बनी। उसमें से पूरा 1 साल में भूमिगत था, लगभग 1 साल में जेल में था, और 1 मई को हमारी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, मोरारजी भाई और अशोक मेहता की कांग्रेस पार्टी, और चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल, और बाबू जगजीवन राम का कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक होकर जनता पार्टी बनी थी। सोशलिस्ट पार्टी 1976 के अप्रैल महीने से 1977 के 1 मई तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल की एफिलिएट थी, बाकायदा एफिलिएट थी। मैं उसका कोई पदाधिकारी नहीं था, मुझे पार्टी का मैं अध्यक्ष था, लेकिन इंटरनेशनल का मैं कोई पदाधिकारी नहीं था। और जिस दिन सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी बन गई, तो उस दिन हमारा एफिलिएशन समाप्त हो गया। आज हिंदुस्तान में एक पार्टी जरूर एफिलिएटेड है, और उस पार्टी के नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा कुमार गुजराल हैं। सोशलिस्ट इंटरनेशनल का इंटरनेशनल काउंसिल की बैठक इसी राजधानी में, जब आप गृह मंत्री थे और वे प्रधानमंत्री थे, तब विज्ञान भवन में आज लगभग 1 साल के पहले हुई थी। और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस कितना नालायक है, इस पर वक्तव्य हुए थे, जो अखबारों में छप कर आए थे, जिस पर अग्रलेख लिखे गए थे। और वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टरडैम में नहीं है, उसका लंदन में है, और हमेशा लंदन में रहा। तो इसलिए मुझे सोशलिस्ट इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं है। अभी चंद दिन पहले, एक 8-10 रोज के पहले, उसकी इंटरनेशनल काउंसिल की बैठक स्टॉकहोम में हुई, और जनता दल के, आपके पार्टी के एक पदाधिकारी, जो एक जमाने में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बापू कालदा थे, वे प्रतिनिधि के तौर पर वहां गए। वहां प्रस्ताव हुआ, जिस प्रस्ताव में हम लोगों के देश की नहीं निंदा हुई, लेकिन पोखरण की निंदा हो गई। हमारे जो भी मित्र हैं, वो मित्रों से संपर्क करके हमने कोशिश चलाई कि बहुत हम लोगों पर हमला ना हो, और वहां से हमको आ गई जानकारी लिखित कि इतनी मेहनत करके यहां तक उसको रोक दिया। और वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल है जिसकी आज विश्व में 21 राष्ट्रों में सरकारें हैं। और हमारे जो भी जहां भी मित्र हैं, तो हम अपना फर्ज मानते हैं कि हमारे देश के ऊपर जहां भी कोई भी किसी भी प्रकार का शाब्दिक या अन्य किस्म का हमला करेगा, तो हमारी मित्रता का मैं इस्तेमाल ही करूं, और कोई जहां तक हमारे ऊपर होने वाली, यानी मेरे देश के ऊपर होने वाली चोट को मैं रोक सकता हूं या कम कर सकता हूं, वो मैं करूं, और वो मैंने किया है। तो इसलिए एक तो आपने ये जो बात कही, तो उस पर मुझे ये खुलासा देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अध्यक्ष जी, जब ये बात अभी चल रही है कि क्यों इसी समय ये हुआ, और क्यों
हम लोगों ने, कुछ लोगों का कहना है कि सबको विश्वास में लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं मालूम कि 1974 में कितने लोगों को विश्वास में लिया गया था, मुझे नहीं मालूम। और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि विश्व में किस देश में यह संभव है कि इस प्रकार का कोई भी एक काम जिसमें सैंक्शन आने वाले हैं, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या हमले होने वाले हैं, तो सबसे विचार विमर्श करके सारे विश्व को उसकी खबर देकर फिर हम लोग जाएंगे। मुझे नहीं मालूम क्या यही जो सरकार में रहे हुए लोग हैं, जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ों से इतने बुद्धि रखते हैं, इतनी जानकारी रखते हैं, क्या यही आपके डिप्लोमेसी में है कि सारे विश्व को बता दो कि हम फलाना चीज़ करने जा रहे हैं और रोकना है तो रोको? हम नहीं समझ पाए और ये तर्क हमको मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी, हम लोगों ने जब ये निर्णय लिया है, उस निर्णय के पीछे जो भी अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूं तो परसेप्शंस, थ्रेट परसेप्शंस या सिक्योरिटी परसेप्शंस। किसने यहां पर कहा कि मैंने चीन को एनिमी नंबर 1 कहा? अध्यक्ष, मैं बोल बोल कर थक गया कि मैंने नहीं कहा है। एक मुलाकात हमसे किसी ने ली टेलीविजन के लिए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि डू यू कंसिडर चाइना एज एनिमी नंबर 1? मैंने कहा नो। तो उन्होंने आगे जाकर पूछा कि तो फिर आप क्या समझते हैं? तब मैंने कहा हम इतना तो जरूर मानेंगे इन टर्म्स ऑफ थ्रेट परसेप्शंस, हमारी एक समझ है उसके बारे में, ये मैंने कहा, इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं अध्यक्ष जी कि हमने कहा कि चीन से हमारा टकराव होना चाहिए या चीन से हमारी मित्रता नहीं रहनी चाहिए। हम जब से अभी 2 महीने और 7 दिन से हम मंत्री हैं, हमने मंत्री के नाते चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीपे सलार यहां पर आए थे, जनरल फू, उनसे हमारी मुलाकात हुई, अच्छी बातें हो गई। तो ये बातें होना, बातचीत करना, रिश्ते बना रखने का प्रयास करना, रिश्ते जहां बिगड़ते हैं उसको सुधारना, ये सारा काम तो चलते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय कतई नहीं हो सकती है, और ना मेरी हो सकती है ना सरकार की हो सकती है, क्योंकि यहां मैं कोई अपनी व्यक्तिगत बात को नहीं रख रहा हूं। लेकिन एक मेरे ऊपर यह भी आरोप है कि मैं कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा, चाइना बीजिंग का मेरा व्यक्तिगत एजेंडा को लेकर मैदान में गया। मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि मैंने अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलाया। मैंने सरकार के नाते, मेरा रक्षा मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए देश को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कहां कहां से हम लोगों को किस प्रकार का कदम हम लोगों को उठाना चाहिए, इसके बारे में हमारी जो जिम्मेदारी है, हमने केवल उसी जिम्मेदारी को निभाया। कहा गया कि हमने कहां कहां का, किन किन का नाम लिया, क्या क्या चीज़ें, और मैं अभी आपने कुछ नाम हमने लिए और बाद में वो नाम गायब हो गए, ये सब चीज़ बताई है। अब मैं आपको एक और दस्तावेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये दस्तावेज इसलिए मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ क्योंकि गुजराल जी यहाँ पर बैठे हैं और उनके कुछ विचार इस दस्तावेज में हैं। ये दस्तावेज लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उस सम्मेलन में गुजराल साहब ने दिया हुआ वक्तव्य है, भाषण है उनका, और ये पढ़ने पर आपके जितने प्रश्न रहे चिदम्बरम साहब के, पूरा मत पढ़िएगा, बहुत लंबा भाषण है, लेकिन जो पढ़ने लायक बातें हैं उसको हमने मार्क करके रखा है। तो हमने जो कोई भी बातें छेड़ी हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं इसलिए अध्यक्ष इसको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नहीं, रक्षा मंत्री ने पढ़ना और उस दस्तावेज का प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं, हम ये मानते हैं कि रक्षा अध्यक्ष, हमारी ये मान्यता है कि रक्षा मंत्री ने पढ़ना, लेट हिम स्पीक, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग? रक्षा मंत्री ने पढ़ना और किसी को भी परेशानी में डालना तो ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं
केवल बता रहा हूं कि आप इस दस्तावेज को देख पाएंगे और फिर आप ये महसूस करेंगे कि हमने कोई भी हमारा व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलाया। मेरा व्यक्तिगत एजेंडा हमारे राष्ट्र का और आज के दिन हमारे सरकार का हमारा वो एजेंडा है। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा जिस पद पर मैं बैठा हूं उस पद पर हो नहीं सकता है। इसको मैं बहुत ही स्पष्ट अध्यक्ष जी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि अब श्रेय वगैरह की बात है। मुलायम सिंह जी यहां पर बैठे हैं, उनके अनेक बयान हैं कि 1997 के अक्टूबर महीने में तय हुआ था अणुस्फोट करने का, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बटन दबाया क्योंकि चुनाव ऐलान हो चुका था और वो नहीं चाहते थे कि चुनाव पर उसका असर हो। एक नहीं अनेक वक्तव्य उनके। गुजराल जी का वक्तव्य है, बीबीसी को दिया हुआ इंटरव्यू है आपका। हम रेडियो टेलीविजन न सुनते न देखते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि आपने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा कि हम तो बिल्कुल ही तैयार थे, लेकिन चुनाव आ गए। Okay, I'm only saying that, well, I neither hear the radio nor do I see television, but news. Totally incorrect. Well, I'll be most happy if it's incorrect, but yeah, that's what I'm saying. I shall be most happy. I'm saying that I'm most happy that he has denied it. Yes. लेकिन हमने तो केवल यही बताया कि अखबारों में ये बात छपी है कि आपने बीबीसी में इस प्रकार की बात कही है कि हम तैयारी कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। खैर, लेकिन आप तो कम से कम कबूल कर रहे हैं, आप तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, इतना तो अच्छा रहा। और मैं विश्वास करता हूं कि मुलायम सिंह जी नहीं, वही बात इतने बयान दिए हैं, करके बयान दिए हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि मुलायम सिंह जी ने ये बात को स्वीकार किया है। मैं केवल इतना ही टिप्पणी उस पर करूं कि रक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है तय करना, और अगर तैयारी थी और अक्टूबर महीने तक वो तैयारी होनी थी तो ये संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री के जानकारी के बगैर ऐसा कोई भी एक फैसला होना संभव है। इतनी मैं टिप्पणी उस पर करना चाहता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब अध्यक्ष जी, चर्चा है कि क्या होगा, खर्च कितना खर्च, पानी नहीं, दिल्ली में पानी और बिजली की बात हो गई, अनेक चीजें आ गई। हमने भी ये सब चीजें लिखी है। मैंने वो जो लेख लिखा था जो परीक्षा के तौर पर छपा था, हमने उसमें सब चीजें कही हैं, हमारी भी ये राय रही है। लेकिन प्रश्न अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां प्रश्न आता है, अगर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे हो कि मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें कुछ त्याग करना आवश्यक है, तो वहां खर्च की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर वहां खर्च की बात होती है तो फिर हमारे सीमाओं पर जो रोज जवान मर रहे हैं तो उसका कभी दाम तय कर ही नहीं सकता अध्यक्ष जी। तो इसलिए मुझे पैसे की जब चर्चा आती है बहुत परेशानी होती है। क्या हिंदुस्तान में 50 सालों में दिल्ली में बिजली पानी नहीं मिलना अणुबम की वजह से हुआ? आपके बोली के अनुसार तो वही कारण हो सकता है। अभी हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना पर गए हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल अध्यक्ष जी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप इस सदन में पेश हुआ था, जिस पर चर्चा नहीं हुई थी, उस पर एक जुमला था, पेज नंबर 9, और जुमला यह था कि सारे राष्ट्र में ये 5 सालों का उसमें पूरा हिसाब नहीं आया था, 3-3.5 सालों का हिसाब था। लेकिन उसके बाद हमने जो जानकारी हासिल की उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में औसतन फी आदमी आमदनी बढ़ी, कुल जो आय बढ़ा राष्ट्र का वो 20%, उत्तर प्रदेश में 1%,
1%, और बिहार में 20% नीचे गया, -20%, यानी 100 से 80 पर गया बिहार, अणुबम की वजह से। हम नहीं जानते थे। और पैसे की बात हम लोग कर रहे हैं। यह सदन ने 8-10 लोगों के सुरक्षा के लिए, या उससे भी कम, कितना करोड़ रुपया, एक एक व्यक्ति के लिए कितना करोड़ रुपया साल में। और जब पूरे राष्ट्र की बात आ जाएगी तो वहां ये सारी पैसे की बात आ जाएगी। इसलिए अध्यक्ष, हम बहुत तकलीफ से ये बात को कह रहे हैं। मुझे ये बात कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि ये बार बार देश भर ये चर्चा होती है, वैज्ञानिकों का एक तरफ तारीफ और दूसरे ओर फिर ये भी बात कि खर्च, क्या इसका असर, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, मकान नहीं बनेगा। 50 साल जो हुआ अध्यक्ष जी, वो अणुबम के चलते नहीं हुआ, वो 74 के पोखरान के चलते नहीं हुआ, वो नीतियों के गलत नीतियों के चलते हुआ, और अन्य कारण तो अभी इस बहस में दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इसलिए हम तो जो खर्च वाली बात है, चाहेंगे कि वो बहस वो चीज़ इस बहस के अंदर हम लोग नहीं लाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र बिंदु बनाकर जो भी बातें पक्ष विपक्ष की जो हैं वो ज़रूर हो जाएं। मैं इंद्रजीत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी जो नाम का सम्मेलन हुआ कार्तिजिना में, और वहाँ जो सभी लोगों ने एक आध कुछ अपवाद छोड़कर हिंदुस्तान की जो तारीफ की, उसका यहाँ पर उल्लेख किया। वो बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि विश्व में नाम में जो देश है वो अमीर नहीं है, वो गरीब देश है। तीसरी दुनिया के वो देश है, नॉन अलाइंड मूवमेंट मोटा मोटी तीसरी दुनिया का है। और जब वो मानते हैं कि आपने जो किया है ये ठीक किया है, क्योंकि वो सब शक्ति को महसूस कर रहे हैं। मैं मानता हूं चंद्रशेखर जी का बात को मैं काट नहीं रहा हूं कि ये शक्ति नहीं है, इसके पीछे कुछ और शक्ति की आवश्यकता है। वो तो सारी दुनिया को कबूल करना पड़ता है कि अंततोगत्व जो बात है वो हम लोग आर्थिक कितने मजबूत होंगे, हम लोगों में राष्ट्रीय एकता कहां तक बनी रहेगी, हम लोगों ने विभाजन विघटन वाली जो बातें हैं वो कहां हम समाप्त करेंगे, और एक राष्ट्र है, एक जमात है करके हम जब खड़े हो जाएंगे, तब वैज्ञानिकों का किया हुआ काम और हमारे सरकार ने लिए हुए राजनीतिक निर्णय, तो उसका महत्व होगा। मैं ये बात को मानता हूं। मगर विश्व के अगर नाम में बैठे हुए अपवाद छोड़कर बाकी देश अगर गर्व से बोले कि ठीक किया, तो कहां ना कहां उन लोगों ने महसूस किया ये जो दुनिया में रुबाब दिखाने वाली जो ताकतें हैं, अभी तक उसका सामना करने के लिए कोई था नहीं सहारा, आज एक सहारा मिल गया, भारत उसका सहारा बन गया। क्या ये बात तो उनके दिमाग में नहीं गई? और ये बात केवल नाम तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान, अब नाम किसी राष्ट्र का लेना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करता है OIS में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स में, अन्य स्थानों पर। लेकिन इस बार ये भी देखा कि अरब राष्ट्रों ने कोई ऐसी भूमिका नहीं अपनाई, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसी बात आने नहीं दी कि जिसमें हिंदुस्तान को, हम लोगों ने लिए हुए निर्णय को लोग कोई गलत माने। अनेकों ने ठीक ही करके कहा, कुछ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन निंदा करने के लिए ऐसे कोई खड़े तो नहीं हो गए। तो इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोगों का ये फैसला, चिदम्बरम जी ने बात जो छेड़ी कि कौन सा स्ट्रेटेजिक क्या फर्क हो गया है, तो हम ये मानते हैं कि एक अणु स्फोट से कोई ऐसा फर्क नहीं होना है। लेकिन विश्व ने यह महसूस किया है कि भारत अब दबकर रहने वाला नहीं है, अपनी बातों को दुनिया के मंच पर मजबूती से कहने वाला है। ये तो आज विश्व ने कबूल किया, और ये कबूल करने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि क्या सैंक्शंस होनी है, क्या आपत्ति हम लोगों पर आनी है, कहां कहां से हम लोगों पर वार होना है। ये सारी चीजों की जानकारी रहते हुए जब भारत ने वो निर्णय ले लिया, अटल जी ने इस फैसले को ले लिया,
तो फिर अध्यक्ष जी दुनिया इस कार्य को साहसी करके नहीं माने तो और क्या मानेगा? एक मिनट आप I won't take much more time. I'll take a little. मैं समाप्त करूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं. No, not only. How much time? I'll finish in 5 or 7 minutes. And one. Sir, I'll finish in 5 or 7 minutes. There is a statement to be made by the Home Minister that will also take another 5 minutes. Sir, I'll finish So, in. the House will continue up to. He will. No. There is a statement to be made by the Home Minister with regard to a matter, and these two. Until then, the House will continue. Yes, sir. I'll be very clear. Yeah. अध्यक्ष जी, मैंने कुछ देशों के कुछ समूह के नाम लिए, लेकिन 2 देशों का भी नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और वो है फ्रांस और रूस। उन्होंने भी जो भूमिका अपनाई है, तो वो भी हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को मान्यता देती है कि भारत ने कुछ साहसी कदम उठाया है और इसकी इज्जत होनी चाहिए। अब फिर हम लोगों का क्या होना है? नीतियों की बात जो छेड़ी गई है, तो प्रधानमंत्री वो सब प्रश्न प्रधानमंत्री के सामने रखे हैं और वो निश्चित तौर पर उनका जवाब तो देंगे। लेकिन 1-2 बातों को मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी चिदम्बरम जी नहीं तो यहाँ पर अनेक लेखकों के, अनेक विचारकों के नाम लेकर, और नटवर सिंह जी ने भी अनेक लोगों के लेख आदि का यहाँ पर उल्लेख करके बताया कि कौन कौन क्या क्या कहा है। अब मैं जिन लोगों ने कहा है उसके विपरीत जो लोगों ने कहा है उसको कहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने शायद जेम दीक्षित का नाम लिया था और मुचकुंद दुबे का भी नाम लिया था, शारदा प्रसाद का भी नहीं, तीनों का लिया। हाँ, मुचकुंद दुबे का नाम लिया था। मैं इसलिए ये बात को छेड़ा। mentioned 3 names. Mr. Dixit, Mr. Dubey, and also Dixit, Sharda Pradhan. All the 3 he has mentioned. Dixit, Mr. Dubey, and then Mr. Sharda Pradhan. हाँ, जैन दीक्षित का नाम हमने सुना ऐसा। तो मैं इसलिए उनका उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ पर। जल्दी संक्षिप्त रूप से। No sir, I'm not entering into any controversy, sir. I'm referring to that name because I'm trying to connect it. अध्यक्ष, मैं इसलिए उनका नाम लिया कि जैन दीक्षित ने अभी अक्टूबर महीने में फील्ड मार्शल करियप्पा मेमोरियल लेक्चर दिया था, और मैं चाहूँगा कि उनका लेक्चर इस सदन के सभी सदस्यों के हाथों में अगर पहुँचा दिया जाए तो उससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसमें उनका जो उस भाषण, उस क्या कहते हैं व्याख्यान का, उस लेक्चर का, मेमोरियल लेक्चर का जो मुख्य जो मतलब था वो ये था कि देश की सुरक्षा केवल सेना बल, हथियार बल तक सीमित नहीं है। देश की सुरक्षा में लोगों का शामिल होना, लोगों का हर स्तर पर उस सेना के साथ, उस रक्षा बल के लोगों के साथ रिश्ता बना रहना अत्यावश्यक है, ये उनका कहना, और वो कहना हम भी मानते हैं। मैंने उनका भाषण अभी जब ये सारा विवाद शुरू हो गया तो हम भी इधर उधर कुछ और भी पढ़ने लगे, तब उनका भाषण मेरे हाथों में आ गया। और अगर उसको आप यस सर, I mentioned Jain Dixit's name in the context of the joint working group. Yes, sir. And the detail, not in the context of I know. quoting him. It was specifically on the working group, and that some of your statements had thrown what had been achieved in the dustbin. yes, that's right, that's right. I was reminded about him because I have got the lecture here. आपका जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य को मैं इसलिए जोड़ा क्योंकि आपने जो बातें छेड़ी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप वगैरह, इससे जुड़ी हुई अनेक बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं, लेकिन उनका भाषण का जो मुख्य जो लक्ष्य है वो लोगों का और सुरक्षा बलों का रिश्ता, नंबर 1। नंबर 2, लोगों का बीच में
देश के सामने सुरक्षा के मामले में जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों को लोगों तक पहुंचाना और उसकी आवश्यकता, तो ये बातें उन्होंने रखी हैं। मैं इसलिए उसका यहाँ पर आपके सामने उल्लेख किया। तो अध्यक्ष जी, मैं और कोई समय नहीं लेना चाहता हूँ। जो मोटी बातें मुझे कहनी थी वो मैंने कही हैं। नीति विषयक जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री जी रखेंगे। लेकिन आखिरी एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं, अपना वो बयान में, वक्तव्य में, श्रीमती इंदिरा गांधी का इस सदन में 5 अप्रैल 1968 में हुए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हुए बहस का दरमियान उन्होंने किए हुए एक वाक्य का उल्लेख किया है। ये 5 नंबर पैराग्राफ है। द लोकसभा debated the issue, that is whether to sign NPT or not, on 5th April 1968. Prime Minister late Srimati Indira Gandhi assured the House that, quote, "We shall be guided entirely by our self-enlightenment and the considerations of national security," unquote. मैं इस सदन को और देश को यही कहना चाहता हूँ कि जब अटल जी ने जब ये निर्णय लिया, तब we were also guided entirely by our self-enlightenment and the considerations of national security and nothing else. Thank you, sir.